बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेंजामिन नेतन्याहू की 24 जुलाई को यूएस कांग्रेस के ज्वाइंट सेशन के साथ होने वाली स्पीच वाज जस्ट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अटर सेल्फ ऑब्सेशन। बेंजामिन नेतन्याहू ने यूएस कांग्रेस में 4th टाइम स्पीच की। ये उनका 4th एड्रेस सेशन था यूएस कांग्रेस के साथ। बेंजामिन नेतन्याहू को यूएस कांग्रेस में रिपब्लिकन्स की तरफ से स्टैंडिंग ओवेशन दी गई, उन्हें अपलॉड किया गया और ये शायद मॉडर्न हिस्ट्री का एक न्यू चैप्टर है जहां पर 40,000 मासूमों के कातिल को यूं चेयर किया गया, यूं इज्जत दी गई। और इसी तरह से मंजर कैपिटल हिल के बाहर कदरे मुख्तलिफ था। हजारों की तादाद में प्रोटेस्टर्स कैपिटल हिल के बाहर मौजूद थे, गजा इसराइल की जंग की वजह से होने वाली सूरत हाल पर एहतजाज कर रहे थे। उसी तरह हाफ के करीब हाउस और सेनेट के डेमोक्रेट्स ने भी इस स्पीच का बायकॉट किया और ये एक अनप्रेसिडेंटेड मूव था जब भी किसी इस्राएली प्रेसिडेंट ने यूएस कांग्रेस में स्पीच की हो। 9 महीने के तवील अरसे पर मुश्तमिल इस जंग के खिलाफ अमेरिकन ने भी एहतजाज किया। कैपिटल हिल की बिल्डिंग के बाहर हजारों की तादाद में प्रोटेस्टर्स बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे थे। उन्हें वॉर क्रिमिनल के टैग्स दिए जा रहे थे, वहीं उन्हें जेनोसाइड एक्ट के लिए अरेस्ट करने वाली आईसीसी की तरफ से जारी अहकामात पर अमल करने पर भी जोर दिया जा रहा था। आज हम इस वीडियो में उस स्पीच के अहम नुकात को डिस्कस करेंगे कि आखिर बेंजामिन नेतन्याहू अपनी स्पीच में कहना क्या चाहते थे, इसके आउटकम्स क्या थे और किस तरह से बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका को मैनिपुलेट किया, प्रोवोक किया कि वो मजीद एड दें इसराइल को फलस्तीन में अटर डिस्ट्रक्शन के लिए। सो हम अपने पहले पॉइंट से इसका आगाज करते हैं। सबसे पहले बेंजामिन नेतन्याहू का कहना था कि वो अमेरिका का और अमेरिका के लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। उनके एग्जैक्ट वर्ड्स थे, थैंक यू अमेरिका। Thank you, America, for standing with Israel today, tomorrow, and always. बेंजामिन नेतन्याहू ने क्लियरली इस बारे में बात की कि अमेरिका की सपोर्ट को हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने ये कहा कि उनके थिक और थिन में, उनके अच्छे और बुरे वक्त में जिस तरह से अमेरिका ने उनका साथ दिया है, बिल्कुल इसी तरह से इसराइल भी अमेरिका का लॉयल फ्रेंड है और उनके मुश्किल वक्त में उनका साथ देगा। और उन्होंने इसराइली अवाम की तरफ से भी अमेरिका का शुक्रिया अदा किया। भाई क्यों ना करें, अमेरिका ने एक आयरन क्लैड की तरह से इसराइल को इस सारी जंग में प्रोटेक्ट किया है। जहां पर इसराइलियों ने एक फॉल्स नरेशन बिल्ड किया, एक हमास की तरफ से होने वाले अटैक के बाद से मासूमों को बेजा कत्ल किया और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि फलस्तीनियों की ही जमीन को सेटलर्स के बनकर पहले उन पर कब्जा किया और फिर उनका कत्ल किया, उनकी नस्ल कशी करनी चाहिए। तो इस पर अमेरिका ने उनको फुल सपोर्ट दी और इस सपोर्ट पर वो अमेरिका का शुक्र क्यों ना अदा करें। ये शुक्रिया तो बनता है क्योंकि इसराइल को अगर अमेरिका सपोर्ट ना करे तो इसराइल की बैक काफी हद तक कमजोर हो जाती है, क्योंकि जहां पर इसराइल की इस वक्त जियोपॉलिटिकल लोकेशन है उससे हर एंड से कहीं ना कहीं एक डेंजर फेस करना पड़ा है। जहां पर उन्हें हिजबुल्लाह की तरफ से, हुसियों की तरफ से, इनफैक्ट ईरान की तरफ से एक सेटबैक फेस करना पड़ रहा है, हमास की तरफ से। वहीं पर अगर अमेरिका और स्पेशली ये जो इनके यूरोपियन अलाइज हैं ये सपोर्ट ना करें तो इसराइल को एक सेटबैक फेस जरूर करना पड़े। बट हम उनकी स्पीच के बारे में फर्दर डिस्कस करते हैं कि उनकी स्पीच में ऐसा क्या था जो एनालिस्ट के अकॉर्डिंग एक जो अटर रिप्रेजेंटेशन थी उनकी अपने सेल्फ ऑब्सेशन की। सो सेकंड पॉइंट को यहां पर हम डिस्कस करते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी स्पीच को एक हिस्टोरिक मूवमेंट करार दिया और उन्होंने इस चीज को एक्नॉलेज किया कि ये उनके लिए एक प्रोफाउंड मूवमेंट है कि वो चौथी बार यूएस कांग्रेस में इस तरह से एड्रेस कर रहे हैं। और ये भी उन्होंने अपने लिए एक ऑनर माना कि वो दुनिया की ग्रेट डेमोक्रेसी में इस तरह से स्पीच कर रहे हैं। ऑब्वियसली इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता कि यूएस एक इस वक्त बिगेस्ट डेमोक्रेसी है जहां पर 2 पार्टी सिस्टम में किसी भी प्रेसिडेंट को इम्पीच करना आसान नहीं होता। ऑन द होल
ये डेमोक्रेसी पूरी दुनिया में डिस्ट्रक्शन का बाइस जरूर बनी हुई है और इसमें वो इसराइल को फुली सपोर्ट कर रही है। तो इसराइल फिर से उनका शुक्रगुजार है इस सारी सिचुएशन में। जहां उन्होंने यूएस को एक बिगेस्ट डेमोक्रेसी करार दिया और इसको एक्नॉलेज किया कि ये उनके लिए बड़ा ही प्रोफाउंड मोमेंट है, वहीं उन्होंने इस वक्त ही दो इंपॉर्टेंट फिगर्स को भी रिप्रेजेंट किया। क्योंकि ये इलेक्शन ईयर है तो जो बाइडेन को और डोनाल्ड ट्रंप को कौन भूल सकता है। सो उन्होंने जो बाइडेन जो इस वक्त करंट प्रेसिडेंट है यूएस के, उनकी पॉलिसीज को सराहा। जो सपोर्ट उन्हें 7 अक्टूबर के हमास अटैक के बाद से यूएस की तरफ से मिली, उसमें कंप्लीटली जो अमेरिका ने सपोर्ट किया ये जो बाइडेन की पॉलिसीज ही थी। सो उन्होंने जो बाइडेन को है जो वो खुलकर जो है वो अप्रिशिएट किया कि उन्होंने हमारा साथ दिया। वहीं डोनाल्ड ट्रंप को भी उन्होंने अप्रिशिएट किया क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप का टेन्योर था तो डोनाल्ड ट्रंप ने जेरूसलम को उस वक्त इसराइल का कैपिटल माना, उनकी सॉवरेनिटी को माना कि यस जेरूसलम एक सॉवरेन स्टेट है जो कि इसराइल की सॉवरेन स्टेट है, इसराइल का कैपिटल है। और ना सिर्फ ऐसा किया बल्कि यूएस की एम्बेसी को भी जेरूसलम में ओपन किया। सो ये दोनों प्रेसिडेंट्स ने एक वाइटल रोल प्ले किया। इवन के पूरे अमेरिका ने ही टिल जब से ये इंडिपेंडेंस हुई है, ये डिक्लेरेशन उनकी तरफ से आई थी कि वो एक कंट्री बनाने जा रहे हैं, पूरे यूएस ने उन्हें सपोर्ट किया। बट इन दो प्रेसिडेंट्स को खुसूसन जो है वो रिप्रेजेंट किया गया स्पीच में कि इन लोगों की वजह से ये सारी सिचुएशन जो है वो पॉसिबल हो पाई है। और ये कहना गलत भी नहीं होगा क्योंकि जो बाइडेन ने अपने सारे टेन्योर में इसराइल को इस जंग के नाम पर भारी रकम अदा की है। इसके बाद फर्दर 4 पॉइंट में उनका ये कहना था कि इस सारी जंग में उन्होंने बड़े ही केयरफुली काम किया है, कोई भी सिविलियन कैजुअलिटी नहीं होने दिया, एंड विच इज द बिगेस्ट लाई ऑफ मॉडर्न सेंचुरी। क्योंकि पूरी दुनिया जानती है 40,000 से ज्यादा मासूमों का अब तक इस गजा इसराइल जंग में कत्ल हो चुका है और ये 40,000 का ताल्लुक सिर्फ फलस्तीन से है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी इसराइली, सिर्फ फलस्तीनियों से इसका ताल्लुक है। इसके अलावा उनको प्रॉपरली एड नहीं दी जा रही है, उनको मेडिसिन, उनको पानी, खुराक कुछ नहीं दिया जा रहा। बेसिक नेसेसिटी से डिप्राइव है इस वक्त गजा। और उस पर कहना कि वहां कोई सिविलियन कैजुअलिटी नहीं हुई, ये अपने आप में ये एक बहुत बड़ा मजाक है। बेंजामिन नेतन्याहू का जो एक वे ऑफ टॉकिंग था वो बिल्कुल फार राइट था, वो एंटी पैलेस्टाइन थे। उनके अकॉर्डिंगली ये वॉर ऑफ सिविलाइजेशन नहीं है बल्कि ये सिविलाइजेशन और बार्बरिज्म की वॉर है और वो इस जंग को जीत कर रहेंगे। कंप्लीटली वो इस जंग को जीतना चाहते हैं। उन्होंने टोटल विक्ट्री को एम्फसाइज किया अपनी स्पीच में। टोटल विक्ट्री इज अबाउट कि वो पूरी तरह से फलस्तीन को ख़त्म करना चाहते हैं और वहाँ पर इसराइल का होल्ड बनाना चाहते हैं। उनकी स्पीच में पीस, सस्टेनेबिलिटी, इकोनॉमी, इस तरह की किसी भी किस्म की किसी चीज़ को डिस्कस नहीं किया गया बल्कि पूरी तरह से स्पीच में अमेरिका को प्रोवोक किया गया। अमेरिका को बताया गया कि ये इसराइल की जंग नहीं है बल्कि ये अमेरिका की जंग है। अगर हम दोनों इसमें मिलकर लड़ेंगे तो हमेशा की तरह वही रिजल्ट आएगा, वी विन एंड दे लूज। तो उन्होंने अमेरिका को पूरी तरह से परस्यू किया कि आप इस जंग में हमारे साथ खड़े रहें। वहीं उन्होंने एक बड़े इंस्टीट्यूशन को, आईसीसी तक को अच्छे खासा लतारा। उन्होंने ये भी कहा कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो इनके खिलाफ वारंट जारी करके बैठा है ये बिल्कुल फॉल्स एक्यूजेशंस हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर ऐसा किया गया, मुझे अरेस्ट किया गया, तो आज इसराइल के हाथ बांधे जा रहे हैं, कल अमेरिका के भी हाथ बांधे जाएंगे। ये भी एक तरह का मजाक है। कौन अमेरिका के हाथ बांध सकता है? जब तक डॉलर की डोमिनेंस है, इकोनॉमिकली सुपर पावर है अमेरिका को कौन लेट डाउन कर सकता है? और ये हर इंसान जानता है कि इस वक्त वर्ल्ड कहने को बायपोलर हुई है। चाइना ने इमर्ज किया है, रशिया ने इमर्ज किया है, बट वो दोनों की इकोनॉमी स्टिल ह्यूज डिफरेंस के साथ है। ऑल दो कि चाइना सेकंड नंबर की इकोनॉमी जरूर है, लेकिन अभी अमेरिका को सरपास करना इज अ क्वाइट डिफिकल्ट टास्क फॉर चाइना एज वेल, ऑल दो दे आर ट्राइंग। ब्रिक्स ने अभी अपना इनिशिएटिव लिया है स्विफ्ट के अगेंस्ट, उन्होंने भी अपना एक मॉनेटरी सिस्टम लाना चाहा है या वो ला रहे हैं। वो किस तरह से डी डॉलराइज एजेंडे को प्रमोट करेगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिल वक्त अमेरिका को लेट डाउन करना किसी के लिए भी आसान नहीं है। और इसमें अमेरिका को ये दिखाना कि अगर अमेरिका ने इसराइल का साथ ना दिया तो चीज़ें खराब होंगी और आज इसराइल को फेस करना पड़ रहा है, कर अमेरिका को फेस करना पड़ेगा। इट वॉज जस्ट अ अटर जोक एट ऑल। बेंजामिन नेतन्याहू की नज़र में पीस सिर्फ और सिर्फ हमास का खात्मा है।
उनकी नज़र में ये सारी जो करंट सिचुएशन बनी है ये सिर्फ हमास की वजह से, ईरान की वजह से, ये जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस हैं इनकी वजह से ये करंट सिचुएशन है। उन्होंने अपने इंटेलिजेंस को, उन्होंने अपने सिस्टम को इस चीज़ का जिम्मेदार नहीं माना कि अगर हमास ने अटैक किया, उनका सिस्टम इस सारे अटैक को डिटेक्ट क्यों नहीं कर पाया। सो सारे का सारा मलबा उठाकर हमास पर डाला गया इस करंट सिचुएशन के लिए। उनका कहना था कि हमास को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। और सबसे बड़ी बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उन्होंने वॉर के बाद का नक्शा भी खींचा। उन्होंने ये भी बताया कि फ्यूचर में गजा किस तरह का होगा, किस तरह से वो डीमिलिटराइज कर देंगे गजा को, डी रेडिकलाइज कर देंगे और वहां पर जो है वो पूरी तरह से इसराइल का सिक्योरिटी कंट्रोल होगा। और सिक्योरिटी कंट्रोल होने के बाद जो इसराइल का फ्यूचर होगा वो पूरी तरह से स्ट्रांग होगा। उनका कहना था कि हम कंप्लीटली फलस्तीनियों को खत्म नहीं करना चाहते, बल्कि जो न्यू जनरेशन आएगी वो ज्यूज से नफरत नहीं करती होगी, बल्कि उनके साथ बड़ी होगी और उनके दरमियान ये जो क्लैशेस डेवलप हो रहे हैं वो नहीं होंगे। सो आप गजा के लोगों को पीस देंगे, सिक्योरिटी देंगे, जिन्होंने इल्लीगली उनको ऑक्यूपाई करने के बाद एक तरह से होस्टेज बना के रखा हुआ है, वो डिसाइड करेंगे कि किस तरह से उनको पीस प्रोवाइड किया जाएगा। खैर, इस सारी स्पीच का आउटकम सिर्फ इतना ही था, अमेरिका से मजीद पैसे मांगना कि हमारी मजीद मदद की जाए ताकि हम और डिस्ट्रक्शन कर सकें, कि दिल अभी उनका बड़ा नहीं। अब तक यूएस ऑलरेडी उनको इस जंग के लिए 3.5 बिलियन डॉलर जो है वो एक साल में भेज चुका है। और इसके अलावा रिसेंटली अप्रैल में जो बाइडेन ने एक एड पैक्ट भी साइन किया था, जिसमें उनको 17 बिलियन डॉलर जो थे वो एडिशन पे किए गए, इसलिए क्योंकि उनको इस जंग में इसराइल को कंप्लीटली सपोर्ट करना था। बेंजामिन नेतन्याहू का कहना था कि जितनी जल्दी हमें सपोर्ट दी जाएगी फाइनेंशियली, मिलिटरीली, उतनी जल्दी जो है ये जंग खत्म होगी और चीज़ें जो है वो वर्स्ट नहीं होंगी। इनको जो है वो मिडल ईस्ट के बॉर्डर्स तक जो है वो एग्जैजरेट नहीं किया जाएगा, ये स्ट्रेचिंग जो है ये स्ट्रेचिंग रुक जाएगी। सो उनका कहना था कि ये मिडल ईस्ट के जो बॉर्डर्स हैं, जो एक एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि क्लैश जो है वो फैल सकता है, उसको रोक लिया जाएगा। सो जैसे ही इनको मजीद पैसे दिए जाएंगे, ये फौरन हमास के साथ अपनी जंग को मजीद एक्सीड करके इस सारी सिचुएशन को जो है वो अंडर कवर कर देंगे और हमास सफ़े हस्ती से ख़त्म कर देंगे। इसे आसान अल्फाज में इस तरह से कहा जा सकता है कि जितनी बड़ी एड उतना बड़ा जेनोसाइड। यूएस कांग्रेस में एड्रेस करना अपने आप में एक बहुत बड़ा मूवमेंट होता है, एक बिगेस्ट अचीवमेंट होती है। यहाँ पर लीडर्स आकर अपने पॉलिटिकल विजन्स को एक्सप्रेस करते हैं, जहाँ पर बेंजामिन नेतन्याहू का लैक ऑफ विजन नज़र आया। कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, उनकी मेंटालिटी स्टेबल नजर नहीं आई, सिवाय हमास, फलस्तीन के अलावा ईरान, ये हिजबुल्ला, इनके अलावा उन्हें कुछ और नजर नहीं आया। उन्हें अपने इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने, पीस की तरफ, फ्यूचर गोल्स की तरफ कोई ऐसी स्पीच में चीज डिस्कस की ही नहीं, सिवाय इसके कि एड उनको किस तरह से अमेरिका से मांगनी है और किस तरह से ये जंग जो है वो मजीद तवील करनी है। उनकी स्पीच में कहीं पर भी सीज फायर, ट्रूस नामी कोई चीज़ नहीं थी। इवन के होस्टेज की रिकवरी तक के बारे में कोई डिस्कशन नहीं की गई। उनके डायलैक्ट में कोई नेगोशिएबल एक जेस्चर शो नहीं किया उन्होंने। उनका सिर्फ एक ही वे था बात करने का कि हर तरह से उन्हें इस जंग को एंड करना है टोटल विक्ट्री के साथ। उन्होंने अपनी पूरी स्पीच में दूसरे फैक्टर्स को ब्लेम किया, ऑल्दो कि बेंजामिन नेतन्याहू अपने ही मुल्क में काफ़ी ज़्यादा अनपॉपुलर हो चुके हैं। उनकी 2/3 मेजॉरिटी उनको नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर नहीं देखना चाहती है। इसके बावजूद उन्होंने अपनी डोमेस्टिक पब्लिक को एड्रेस करने की बजाय कंटिन्यूसली इंटरनेशनल लेवल पर इश्यूज को डिस्कस किया कि वो किस तरह से हमास को टैकल करना चाहते हैं। ऑल्दो के रिपब्लिकन्स की तरफ से या यूएस कांग्रेस की तरफ से जो स्टैंडिंग ओवेशन उन्हें दी गई, जो अपलॉज किया गया, वो अपनी एक स्ट्रेंथ डोमेस्टिक पब्लिक को जरूर शो करने में कामयाब हुए होंगे। लेकिन इसका आउटकम इलेक्शंस में आएगा या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। क्योंकि जो बाइडेन ने जिस तरह से सपोर्ट इसराइल को की है, उसके बाद जो बाइडेन के भी 38% वोटर्स उन्हें नेक्स्ट इलेक्शन में वोट नहीं करने वाले थे। और ऑल्दो कि उन्होंने अपने आप को इस इलेक्शन रेस से क्विट करवा लिया, पीछे कर लिया और वाइस प्रेसिडेंट कैमिला हैरिस आगे लाए हैं, लेकिन जो बाइडेन की पॉपुलैरिटी भी इस वॉर के बाद लूज हुई है। रिपोर्ट आई एक
सेंचुरी फाउंडेशन की तरफ से, जहां पर थिंक टैंक के अकॉर्डिंगली, जैसे मैंने पीछे भी डिस्कस किया कि 38% वोटर्स जो हैं वो जो बाइडेन को अब नेक्स्ट इलेक्शन में वोट नहीं करना चाहते थे। इनमें बहुत से ज़्यादा स्विंग स्टेट्स की बात की जाए, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज थी, डेमोक्रेसी थे, इवन के उनके अपने डेमोक्रेट्स के जो लॉयल थे वो भी क्रिटिसाइज कर रहे थे जो बाइडेन को कि उनके टैक्स के पैसे को इसराइल पर और इवन यूक्रेन वॉर पर जो है वो इन्वेस्ट किया जा रहा है। जहां पर जो बाइडेन और बेंजामिन नेतन्याहू अपनी स्टबर्न नेचर पर कायम रहे और इस जंग को जो है वो तवालत मजीद देते जा रहे हैं, वहीं अपनी पॉपुलैरिटी को भी लूज करते जा रहे हैं। कैपिटल हिल के मंजर को तो पूरे इंटरनेशनल वर्ल्ड ने फीचर किया, जहां पर प्रोटेस्टर्स ने बड़ी तादाद में इनको वॉर क्रिमिनल करार दिया। इनको मुंतशिर करने के लिए यूएस की तरफ से जो है वो पेपर स्प्रे किए गए, उनके आंसू गैस उन पर फेंकी गई, लेकिन इसके बावजूद प्रोटेस्टर्स का हौसला बुलंद था और वो बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर निकले। और ये चीज़ उन्होंने क्लियरली मेंशन की कि वो किसी भी ऐसे पर्सन को सपोर्ट नहीं करेंगे जो वार क्राइम्स में इन्वॉल्व है, स्पेशली 40,000 औरतों, उनमें स्पेसिफिक तादाद औरतों और बच्चों की है, उनमें मुलविस है। उसको यूएस कांग्रेस में इस तरह से प्रेस करना, शायद अगर ये कहा जाए कि यूएस की अपनी कांग्रेस भी बाहर की सूरत हाल को नज़रअंदाज करके अंदर स्टैंडिंग ओवेशन दे रही थी, तो ये कहना गलत नहीं होगा। जहां पर ये सारी सिचुएशन एक वाइस वर्सा थी कि डेमोक्रेट्स ने इस चीज़ के अगेंस्ट जाकर पार्टिसिपेट नहीं किया उनकी स्पीच में, वहीं रिपब्लिकन्स ने उनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट शो की। बट ऑन द होल इस सारी स्पीच की अप्रोच सिर्फ इतनी सी थी, गिव अस द टूल्स फास्टर, वी विल फिनिश द जॉब फास्टर। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा एंड प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।